तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो कि आईएससी और सीबीएसई वाले दोनों बच्चों के लिए सूटेबल रहेगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग का फिजिकल क्वांटिटी आता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो सारे क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकें, यानी कि जिसको हम लोग माप सकें, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे होते हैं। इसका अगर एग्जांपल आप लोग को पूछ रहा है तो एग्जांपल में आप लोग इसका मास दे सकते हैं, लेंथ दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया। ऐसे भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, नोट्स में आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ये आपका कीवर्ड रहेगा कि आप लोग किससे मेजर कर रहे हैं। ये आपको इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब भी आप कोई भी क्वांटिटीज़ को मेजर कर पा रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। इसमें आपका न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, एटसेट्रा। और यूनिट आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, और भी बहुत सारे आपका यहाँ पे यूनिट्स हो सकता है। दूसरा जो इसमें टर्म आता है आपको जो जानना है, इसमें है फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया, यानी कि इसको तोड़ा गया है। तो पहला इसमें आता है बेस क्वांटिटीज़, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, ऐसे फंडामेंटल नाम से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन डिराइव यूनिट से समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज़ से डिराइव हुआ है, किसी चीज़ के हेल्प के थ्रू आया है। तो डिराइव्ड यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू डिराइव किए जाते हैं। ओके, तो डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं स्पीड। स्पीड आप लोग पूछेंगे कैसे डिराइव्ड यूनिट होता है। तो अगर स्पीड का अगर हम लोग यूनिट देखें, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ पे फिजिकल यूनिट होगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिजिकल यूनिट होगा, फिजिकल यूनिट को बेस यूनिट में आप लोग को किया गया और डिराइव्ड यूनिट के अंदर कैटेगराइज किया गया। तो डिराइव्ड यूनिट आखिर ये स्पीड डिराइव्ड यूनिट होता कैसे है? तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, एसआई सिस्टम में जब हम लोग स्पीड का यूनिट लिखते हैं तो लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मीटर यानी कि जो लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड जो कि टाइम का यूनिट है। तो लेंथ और टाइम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड का यूनिट मिलता है। तो इसीलिए ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना है, इसीलिए इसका नाम डिराइव्ड यूनिट या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी रखा गया है। तो डिराइव्ड यूनिट का अगर आपको एग्जांपल पूछेगा तो आप लोग ये लिखेंगे, और डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको एग्जांपल पूछेगा तो आप लोग स्पीड लिखेंगे, या फिर आप एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से फिजिकल यूनिट दो तरीके में होता है, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी भी यहाँ पे ये सही है कि फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरीके से डिवाइड होता है, एक बेस यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। उसका हम लोग नाम देख लेते हैं। पहला होता है आपका मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, फिर आपका यहाँ पे होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है, फिर आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आपका ये टेम्परेचर आएगा, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, और फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब
एक एक करके इसका यूनिट्स के बारे में हम लोग एसआई सिस्टम में इसका क्या यूनिट है। मैं जानता हूँ मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग अपने तरीके से जैसे समझ में आ रहा है आप लोग लिख सकते हैं, बुक के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे मास होता है, तो मास का जो एसआई सिस्टम में अगर हम लोग यूनिट लिखते हैं तो इसका होता है किलोग्राम। अगर हम लोग एसआई की बात करें तो लेंथ का होता है आपका मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपका कैंडेला होता है जिसको आप लोग सी डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका मोल होता है, यहाँ पे टेम्परेचर छूट गया, टेम्परेचर का आपका केल्विन होता है। अब डिग्री सेंटीग्रेड भी बहुत जगह लिखा जाता है, लेकिन अगर ऐसे सिस्टम की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड में आपका सिर्फ केल्विन ही यूज होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का होता है आपका एम्पेयर। अब इलेक्ट्रिक करंट को लेके बहुत लोगों का डाउट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये तो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आखिर इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे आता है, तो ये आपका एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा इस एक्सेप्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट। आखिर ये एसआई यूनिट कैसे बना, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले एक सिस्टम हुआ करता था, एफपीएस सिस्टम। ओके, तो एफपीएस सिस्टम, इसके नाम में ही अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मास, लेंथ एंड टाइम का आपको यूनिट बताना है एफपीएस सिस्टम के अंदर। तो एफपीएस सिस्टम में आप मास, लेंथ और टाइम का आप यूनिट कैसे बना सकते हैं, कैसे मतलब बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन और रहेगा एफपीएस, इसी के अंदर आपका ये तीनों का आंसर छुपा रहेगा। अब वो कैसे होगा ये देखिए, यहाँ से एफ स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pound and S stands for second। तो यहाँ पे सेकंड देख के आपको समझ में आ रहा है कि टाइम का यूनिट होगा। उसके बाद पाउंड और फुट में बहुत लोग का कन्फ्यूजन होता है। तो फुट यानी कि ये इतना लंबा तक गया, तो लेंथ का आपका फुट होता है और पाउंड आपका मास में गिना जाएगा। तो ये एफपीएस सिस्टम जो था ये सिर्फ ब्रिटिश लोग ही यूज़ किया करते थे, और जब ये लोग इंडिया में भी ये सब यूज़ किया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि ये एफपीएस सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काम नहीं हो पाया, इसलिए इस एफपीएस सिस्टम को हटा दिया गया और उसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया जो था सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम में भी इसका आंसर दिया गया, जैसे सेंटीमीटर, आप लोग समझ गए होंगे कि लेंथ का यूनिट है। उसके बाद ग्राम आपका मास का यूनिट है, और एस सेकेंड, ये आपका टाइम का यूनिट है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये तीनों जो है ये अभी भी बहुत जगह यानी कि आपका फिज़िक्स में यूज होगा कि सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में क्या रिलेशनशिप होता है। तो वही जैसे कि वर्क का ही अगर हम लोग देखते हैं तो वर्क का होता है आपका 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। तो यहाँ पे आपका ये जो जूल है ये आपका एसआई सिस्टम है, और यहाँ पे जो ये आपका अर्ग है ये आपका सीजीएस सिस्टम में यानी कि वर्क का सीजीएस यूनिट में गिना जाता है। तो ये आपका वर्क का सीजीएस यूनिट में अर्ग को गिना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत टाइप के ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है तो जिस तरीके से आपका ये एफपीएस सिस्टम था,
तो ये पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पाया, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, पूरा वर्ल्ड इसको यूज़ नहीं कर पाया। तो उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम आया। तो उसी तरीके से सेम सीजीएस सिस्टम को भी पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, यानी कि पूरा वर्ल्ड इसको यूज करने से इनकार कर दिया। और इसी तरीके से एक और नया सिस्टम बना जो कि था आपका एमकेएस सिस्टम, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो या यही 3 यूनिट आपका एसआई सिस्टम में भी यूज होता है। तो एज एमकेएस सिस्टम को ही पूरे इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड में यूज कर गया, मतलब पूरा वर्ल्ड में इसको यूज किया गया था। तो इसी का नाम बदल करके आपका एसआई सिस्टम रखा गया। तो ये था आपका एसआई सिस्टम का हिस्ट्री। आखिर ये एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया कैसे। तो यहाँ पे ये आपका फुल फॉर्म भी आ सकता है एब्रीवेशन के लिए, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द एब्रीवेशन ऑफ एसआई। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये यहाँ पे आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आपका एसआई का पूरा फुल एब्रीवेशन होगा। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कि आखिर हम लोग एसआई यूनिट यूज क्यों कर रहे हैं, वाई देयर इज़ अ नीड, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग एसआई सिस्टम, यानी कि आखिर इसका कुछ एडवांटेज होगा इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो आखिर ये इसका एडवांटेज है क्या, इधर से भी 1-2 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये एसआई सिस्टम का एडवांटेज होता क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि एसआई सिस्टम जो होता है आपका, ये आपका रेशनल होता है। अब आखिर ये एसआई सिस्टम आपका रेशनल होगा क्यों, और आखिर अगर ये है तो रेशनल का आखिर मतलब क्या है। तो एसआई सिस्टम आपका रेशनल, ये बहुत लोग को पता होगा और बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि एसआई सिस्टम को हम लोग रेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट गिव्स 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे कि आपका फोर्स है, तो फोर्स सबको पता है कि ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एसआई सिस्टम क्या करता है ना कि एसआई सिस्टम तो एक रेशनल है, तो ये आपको इट गिव्स 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। तो ये अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको सिर्फ एक ही यूनिट देगा। और ये यूनिट देने वाला काम कौन करेगा, आपका एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपको मतलब फोर्स को एक स्पेसिफिक यूनिट देगा जो कि आपका है न्यूटन। तो यहाँ पे आपका फोर्स, यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एसआई को हम लोग रेशनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट गिव्स 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक यूनिट देता है, यानी कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको एक देगा, 2 फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको 2 यूनिट देगा, 3 फिजिकल क्वांटिटी है तो तीनों को अलग अलग करके 3 यूनिट देगा। इस तरीके से ये एसआई सिस्टम रेशनल के तौर पे यूज किया जाता है। सेकंड, अगर हम लोग इसका एडवांटेज देखें तो सेकंड एडवांटेज है कि इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, आखिर ये कोहेरेंट का क्या मतलब है। तो कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि हाँ, तो कोहेरेंट सिस्टम जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये आखिर ये जो एसआई सिस्टम है, तो कोहेरेंट सिस्टम से जानने से पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो एसआई सिस्टम है इसके अंदर आपका बेस यूनिट्स भी आता है, यानी कि आपका फंडामेंटल यूनिट्स भी आता है, और आपका जो दूसरा यूनिट है यानी कि डिराइव्ड यूनिट है ये भी इसके अंदर आता है। बेस और डिराइव्ड दोनों इसके अंदर आता है। तो आखिर एसआई सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम की तरह यूज कैसे किया जाता है। तो जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है ना, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई
या फिर डिवाइड करके ही निकाला जाता है। जितने भी, एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी आपके डिराइव्ड यूनिट्स हैं, सॉरी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, तो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये आपका या तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा या फिर डिवाइड करके निकलेगा। किसका? बेस यूनिट्स का। तो जैसे कि डिराइव्ड यूनिट्स का अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था स्पीड का, तो ये स्पीड का आपका था फॉर्मूला, अगर हम लोग देखें तो ये था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को, जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लेंथ से मिल रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस का जो अगर हम लोग SI यूनिट देखें तो मीटर होता है, और टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। तो स्पीड का यूनिट यहाँ से आपका मीटर पर सेकंड निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिवाइड कर रहा है बेस क्वांटिटी को, यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड, उसका डिराइव्ड यूनिट डिवाइड करके निकल रहा है बेस यूनिट्स का। मतलब बेस यूनिट्स को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं तो डिराइव्ड यूनिट आपका निकल रहा है। तो इसी तरीके से स्पीड का आपका निकलता है। यहाँ पे आप होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद तीसरा आपका एडवांटेज है कि जो SI सिस्टम है ना, ये मैट्रिक सिस्टम की भी तरह काम करता है। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? तो मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि हाँ, तो SI सिस्टम मैट्रिक सिस्टम की तरह काम होता है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जितने भी यूनिट्स हैं, यानी कि वेरियस यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं, वेरियस यूनिट्स आर आइदर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। अब वेरियस यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं आपका मैट्रिक सिस्टम में या फिर SI सिस्टम में, वो या तो मल्टीपल्स हैं, अभी मैट्रिक सिस्टम मत लीजिए, जितने भी यूनिट्स हैं वो या तो मल्टीपल्स हैं या फिर सब मल्टीपल्स हैं SI सिस्टम में। अब किसके सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स हैं? क्योंकि अगर ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं तो किसी ना किसी नंबर के होंगे। तो ये 10 के मल्टीपल्स भी हैं और सब मल्टीपल्स भी हैं। तो यहाँ तक आपको एडवांटेज इसका क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो जब हम लोग बेस क्वांटिटी का अगर आप टेबल देखेंगे जो कि आपका बुक में दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बेस क्वांटिटीज़ का, तो यहाँ पे आपका ये बुक में ये आपका एक दिया हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का, कि SI बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। तो यहाँ पे आपका सारा बेस क्वांटिटी आपको दे रखा है, यहाँ पे आपका नेम दे रखा है उसका कि SI सिस्टम में क्या क्या उसका नाम है, उसके बाद सिंबल दे रखा है, उसके साथ यहाँ पे डेफिनेशंस आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपका 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट ये हुआ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये हुआ। सप्लीमेंट्री यूनिट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का ही यूनिट होता है, इसलिए उसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं जैसे प्लेन एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। तो प्लेन एंगल का जो होता है ये होता है रेडियन होता है, मतलब रेडियन इसका यूनिट हुआ। इसको आप लोग RAD ऐसे आप लोग इसको डिनोट करते हैं, यानी कि सिंबलाइज करते हैं। और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन यानी कि SR से आप हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है और ये दोनों है क्या चीज़। तो देखिए, सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया O। इधर से मैं एक माइक्रोस्कोप से अर्थ पे हूँ मैं, ये पूरा अर्थ है, अर्थ के ऊपर इस पॉइंट O पे मैंने माइक्रोस्कोप रखा और मैंने मून को देखा, जो कि मून इधर है। मून कौन से पॉइंट पे है? सपोज कर लेते हैं ये A पॉइंट पे है। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो अब मून देख लिया, अब मैं सन देखता हूँ। तो सन मैंने देखा ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
सन और मून का जो डिस्टेंस है मैंने सेम पॉइंट पे रह के देखा, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया ds। ये आपका बुक में भी दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे O था आपका इधर और इधर, इस दोनों पॉइंट को मैंने लेट कर लिया और यहाँ पे आपका ds दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल बन रहा है इस दो जगह से, जहाँ पे आपका पॉइंट O पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम है थीटा, या फिर आपका बुक में डी थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं ds ना लेके इसको सिर्फ s लेता हूँ, यानी कि s आपका डिस्प्लेसमेंट में यूज होता है s, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट का तो कुछ है नहीं, मैंने इसमें बस डिस्टेंस को s सेलेक्ट किया है। अब O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो O से लेके B तक का डिस्टेंस से सेम होगा, तभी ये दोनों ऐसे एक साथ में एक कर्व बनाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है मैंने इसको R ले लिया। अब अगर मेरे को इस तरीके से अगर आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है और अगर आपसे पूछा कि थीटा का वैल्यू बताइए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू, ये जो आपका ए बी का डिस्टेंस है यानी कि ए बी बाई ओ ए, यानी कि थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ये आपका एक और मेथड होता है जो कि आप आगे जाके इसके बारे में रीड करेंगे इसी चैप्टर में, पैरेलैक्स मेथड। उसमें भी सेम इसी तरीके से आपका यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है। तो पैरेलैक्स मेथड भी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। अब अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स देख रहे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पूरा पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब हम लोग का प्लेन एंगल तो क्लियर हो गया, ये आपका प्लेन एंगल था, ये जो थीटा है यही आपका प्लेन एंगल। अब बात करते हैं कि सॉलिड एंगल क्या चीज़ है। तो आप लोग में सभी ने कोन आइसक्रीम खाया होगा। कोन आइसक्रीम कुछ ऐसा सा होता है, तो इस तरीके का आपका कोई कोन आइसक्रीम दिखता है यहाँ पे। ये थोड़ा अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं। ये आप लोग इमेजिन कर लीजिए, ये आपका एक कोन आइसक्रीम है। अब यहाँ पे आपका ये जो सरफेस है ये आपका एरिया होगा, मतलब यहीं पे आपका एक क्रीम इस तरीके से रहा होगा, तो ये आपका एरिया हो गया। तो इसको मैंने ए लेट कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इधर भी एक एंगल बन रहा है, इस कोन के अंदर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम मैंने वापस से दे दिया थीटा। यहाँ पे आपको क्लियर होगा, यहाँ पे मैंने एंगल का नाम थीटा दे दिया। अब नेमिंग कर रखते हैं ओ, यहाँ पे ए दे दिया, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ओ बी सी, और ये आपका ए जो है यहाँ पे एरिया है। तो अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर का जो है यहाँ पे मैंने आर ले लिया। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रीम रहता है ये अंदर तक भरा रहता है। अब पूरा तो नहीं भरा रहता है, लास्ट में कुछ खाली रहता है क्रीम। तो सपोज कर लीजिए कि आपका जो है इस पॉइंट तक आपका क्रीम पूरा भरा हुआ है आइसक्रीम का, और फिर यहाँ से आपका इधर एंगल बन रहा है, और इधर तक का जो आपका मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो मैंने आपका लेट कर लिया। क्या लेट करे, ओहम का जो यूनिट होता है वो मैंने लेट कर लिया। अब अगर इसका अगर फॉर्मूला होगा तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू, सॉरी, ओहम इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे डी आपका कांस्टेंट है, यानी कि चेंज है, चेंज इन रेजिस्टेंस ओहम इक्वल्स टू चेंज इन एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आपका ये रहा आर स्क्वायर, क्योंकि जो आपका यहाँ तक है और इसके बाद इधर से भी आर होगा तो आर का स्क्वायर होगा। तो उसके बाद एरिया है, यहाँ पे आपका पूरा एरिया है। तो चेंज इन एरिया, यहाँ पे एरिया कभी कभी आपका बढ़ भी जाएगा, कभी कभी घट भी जाएगा, तो ये आपका उस पर डिपेंड होता है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा। आई होप ये मेरे को भी थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लाऊँगा। तो एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा मैं सॉलिड सॉलिड एंगल के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरे को उतना अच्छा से क्लियर नहीं है, मैं एक और बार देख के आपको ये अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी के लिए आपका सिर्फ ये पैरेलैक्स मेथड और प्लेन एंगल क्लियर होना चाहिए क्लास 11 के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें आपको कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका SI डिराइव्ड यूनिट्स विथ स्पेशल नेम्स दे रखा है कि यहाँ पे आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ के पूरे लिस्ट है, इतने सारे आपके यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे आपका उनका जो SI यूनिट है उनका नाम दे दिया है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ दिया है, उसके बाद फोर्स का न्यूटन दिया है, प्रेशर या फिर स्ट्रेस का पास्कल दे रखा है। तो ये स्ट्रेस क्या होता है, ये आगे वाले जब आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑफ कोर्स प्रेशर और अभी रहने दीजिए, आगे जाके आपको खुद पता चल जाएगा। एनर्जी वर्क क्वांटिटी ऑफ हीट का आपका जूल होता है, ये आपको ऑफ कोर्स 10th में पढ़ा होगा कि हीट का भी आपका जूल होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट जब आप लोग निकालते हैं। उसके बाद पावर रेडियंट फ्लक्स का वॉट होता है। इधर आप ये सब आपका नॉर्मल चैप्टर मतलब नॉर्मल बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सिंबल दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि जब आप लोग इस यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे तो इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सब आपका दे रखा है, इसमें पूरा लिस्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स इन सिंबल्स। तो अब रूल्स क्या क्या है, अगर हम लोग को SI यूनिट्स के सिंबल लिखना है तो उसका रूल्स क्या है। तो स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट। जब भी आप कोई भी यूनिट लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप लेंथ का ही अगर आप यूनिट लिख रहे हैं तो लेंथ का आप मीटर लिखते हैं, है ना। तो हमेशा तो आप ऐसे मीटर नहीं लिख सकते, इसका कोई सिंबल होता है जो कि आप यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अगर कोई रॉड का लेंथ मेजर किया और यहाँ से यहाँ तक का मेरा आया 2, तो इसको मैं लेंथ के फॉर्म में लिखूँगा तो लेंथ का यूनिट लगा के लिखूँगा ना। तो लेंथ का यूनिट तो SI यूनिट होता है मीटर, तो हमेशा मैं ऐसे लिखूँगा, यानी कि स्मॉल लेटर यूज़ करूँगा, ना कि मैं ऐसे लिख दूँगा। ये आपका गलत हो जाएगा, आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल आपका यही कहलाता है, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स। दूसरा आपका ये कहता है कि सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। हमेशा जब भी आप, जैसे मैंने 2 मीटर किया तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप हमें कभी भी नहीं लगाना है। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, जैसे कि इस तरीके से तो नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि न्यूटन और मीटर जब लिखते हैं, ये जैसे कि टॉर्क का जो होता है फॉर्मूला, तो न्यूटन मीटर जब लिखते हैं तो ऐसे भी लगा देते हैं, या फिर एन और न्यूटन और मीटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी ये डॉट लगा के एम ऐसे भी लगा देते हैं। ये दोनों आपका गलत होगा, आपको सिंपली एन एम इस तरीके से आपको लिखना है अगर टॉर्क का यूनिट पूछा जाता है तो यहाँ पे ये आपका भी सेकंड रूल क्लियर हो गया। तीसरा रूल ये कहता है इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल इज़ कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। तो इनिशियल लेटर जो है आपका सिंबल का वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, हमेशा जो आपका इनिशियल लेटर है सिंबल का वो कैपिटल तभी होगा जब आपका यूनिट जो है वो साइंटिस्ट के थ्रू नाम किया गया। फोर्थ आपका कहता है कि द फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बिगिनस विद अ स्मॉल लेटर। तो जो फुल यूनिट है, यानी कि यहाँ पे भी मैंने गलती कर दिया था यहाँ पे, तो फुल नेम भी मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। यहाँ पे आपका फुल लेटर फुल अगर आप नेम लिखेंगे तो उसमें भी आपका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो स्मॉल होगा, यानी कि आपको ऐसे लिखना होगा मीटर, एम आपका यहाँ पे स्मॉल होगा। अब जैसे आप सेकंड भी लिख रहे हैं तो SECOND या फिर S, आपका स्टार्टिंग का लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया। अब प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10, यहाँ पे आपका कुछ आ गया, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीजा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब आपका प्रेफिक्स है। और उसके बाद यहाँ पे आपका सब मल्टीपल्स दे रखा है। तो ये सब आपको सिर्फ लर्न करने के लिए, ये सब अब आप फिजिक्स लें तो ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ याद नहीं करना होगा, ये सब आपको याद करना ही होगा ताकि आप लोग आगे जाके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप जैसे इस तरीके से सॉल्व कर सकें। तो इसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो इट इज़ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन। तो सपोज करिए सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है, तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका आपको वैल्यू याद होना चाहिए। लाइट ईयर क्या होता है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम।
तो वैक्यूम में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 साल के अंदर अंदर, उसको लाइट ईयर में मापते हैं। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, डेफिनेशन के साथ आपको इस सब चीज़ याद होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिक प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकें। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 है आपका, हाउ मैनी पार्सेक आर देयर इन 1 मीटर। अभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहाँ पे आपका यही ये दिया हुआ है। उसके बाद और भी दिया हुआ है, जैसे कि 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर इक्वल्स टू 1 पार्सेक। इस तरीके से भी आपको दे रखा है। तो अब 1 मीटर इक्वल्स टू 1/3.084 इंटू 10⁻16 पार्सेक। अब यहाँ इसको जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे 1 मीटर होगा, यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा, 1 इंटू 3.084 मीटर सॉरी इंटू 10⁻16 मीटर इक्वल्स टू आपका 1 पार्सेक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये मीटर तो यहीं पे रहेगा ना 1 मीटर के साथ, और ये वाला इसका भी जो मीटर है उधर चला जाएगा, यानी कि इसका मीटर उधर नहीं जाएगा, ये नंबर उठ के वहाँ चल जाएगा, इसका यूनिट इसके साथ ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा 1 पार्सेक। तो उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके रेसिपी मतलब सॉल्व किया, और उसके बाद 3.25 इंटू 10⁻17 पार्सेक इसका निकल गया। उसके बाद यहाँ पे मास, जैसे मास है तो मास के लिए पाउंड, 1 पाउंड इक्वल्स टू 8, ये सब भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे पाउंड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिक प्रॉब्लम में आपका यूज होता है। टाइम का भी आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब आपको याद होना चाहिए, जैसे एरियाज हो गए, फॉर अदर क्वांटिटीज़, इस सब का भी आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिक प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकें। तो कल जो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो कल मैं इसका टॉपिक जो प्रैक्टिस 1 है ये पूरा करने जा रहा हूँ। तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको ये पूरा ये जो मैंने आपको बताया ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब जब आप याद कर लेंगे, यानी कि ये प्रीफिक्सेस ये सब, तब फिर हम लोग ये टॉपिक प्रैक्टिस 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ देखिए एनसीईआरटी का भी आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैं आईएससी वाले बच्चों पे फोकस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तो ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट्स एंड एरर्स के ऊपर। उससे पहले हम टॉपिक प्रैक्टिस 1 और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक 1 पे मैं बनाने वाला हूँ। थैंक यू एंड होप सो अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ देख पाएँ।